तुल्यांकी भार। क्या निकालते हैं हम इसका? अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना सीखते हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता क्या है आपका? अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्या? अम्ल का अणुभार, अणुभार बटे क्या होगा आपका? बटे होता है आपका अम्ल की क्षारकता। क्या होती है आपकी? अम्ल की क्षारकता। तो ये आपका क्या है? आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूले के साथ साथ क्या किया जाएगा? इस पात्र में हमने क्या कहा? 1 लीटर का बिलियन था आपका। लीटर का 1 लीटर हमारा क्या है? आपका बिलियन है। इस बिलियन में अगर हम आपसे कहें क्या कि विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक के बिलियन के कितने ग्राम तुल्यांक मिले हुए हैं, जितने मिलेंगे वही क्या बन जाएगी आपकी? मिलन की नॉर्मलता बन जाए। इन दोनों को आपस में संबंध जो दिखाएगा वह कौन सा समीकरण कहलाता है? आपका तनुता समीकरण कहलाता है। इसको कैसे निकाला जाता है? इसका संबंध क्या होता है? इसका संबंध होता है N1V1 इक्वल टू क्या होगा आपका? N2V2 होता है आपका, ये होता है आपका। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है, नॉर्मलता से संबंधित जो आपके सूत्र होते हैं उसको देखेंगे, और नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है या फिर आपका इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे आपका। तो देर ना करते हुए हम आपसे वीडियो पे आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? नॉर्मलता। तो परिभाषा क्या होती है आपका? हमने कहा आपसे 1 लीटर बिलियन में पाए जाने वाले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। हमने क्या कहा? हमने आपसे ये कहा कि 1 लीटर बिलियन में पाए जाने वाले किसके? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है आपकी? बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। यदि हम बात करेंगे बिलियन की नॉर्मलता को प्रदर्शित किया जाता है, किससे किया जाएगा आपका? तो बिलियन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या कहा आपका कि बिलियन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से क्या किया प्रदर्शित किया जाता है आपका? किया जाता है आपका, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक चीज आपको डिफाइन करना चाहें, हम कहें आपका एक आपका पात्र है, इस पात्र में हमने क्या कहा? 1 लीटर का बिलियन था आपका। लीटर का 1 लीटर हमारा क्या है? आपका बिलियन है। इस बिलियन में अगर हम आपसे कहें क्या कि विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक के बिलियन के कितने ग्राम तुल्यांक मिले हुए हैं, जितने मिलेंगे वही क्या बन जाएगी आपकी? बिलियन की नॉर्मलता बन जाती है आपकी। अगर हम मोलरता की परिभाषा इस निकाल लेंगे तो मोलरता में क्या था आपका कि 1 लीटर बिलियन में पाए जाने वाले विलेय के क्या मोलों की संख्या क्या कहलाती थी आपकी? बिलियन की नॉर्मलता मोलरता कहलाती थी आपकी। अब यहाँ पे क्या हमने कहा? नॉर्मलता परिभाषा है, तो नॉर्मलता परिभाषा क्या होगी? 1 लीटर का पात्र होगा, उस पात्र में क्या किया हमने? 1 लीटर आपका बिलियन बनाया। उस बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी? जितने भी पाए जाएंगे वह उसकी क्या बन जाएगी? उस बिलियन के लिए क्या बन जाएगी? आपकी नॉर्मलता बन जाएगी। और हमने क्या देखा आपका? बिलियन की नॉर्मलता को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका? इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है आपका। अब आप बात करते हैं इससे संबंधित जो फॉर्मूले उस पर हम चर्चा करते हैं आपका, यानी कि क्या देखेंगे? नॉर्मलता से संबंधित सूत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपका सूत्र नंबर 1 है आपका क्या कि नॉर्मलता बराबर क्या होगा आपका? सीधे सीधे फॉर्मूला से सूत्र निकलेगा क्या? नॉर्मलता बराबर क्या होगा आपका? विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन क्या होगा आपका? बिलियन का आयतन। आयतन किसमें होना चाहिए आपका? लीटर में होना चाहिए आपका। बिलियन का आयतन किसमें होगा आपका? लीटर में होगा आपका। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला ये तो बन के तैयार हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज नई चीज मिल गई क्या कि विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं।
अगर आपको विलेय के ग्राम तुल्यांक पेपर में क्वेश्चन में दिया गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया तो हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं आपका। तो इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए होता है आपका क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक इक्वल क्या होगा आपका, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या होगा, विलेय का तुल्यांकी भार। क्या हो गया आपका, विलेय का तुल्यांकी भार। यानी हमें क्या है, अगर विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया आपका, ये मिल गया आपका, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकीय भार मिल गया आपका। यानी विलेय के द्रव्यमान को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, आपका स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं आपका। अच्छा, विलेय का तुल्यांकीय भार क्या होता है आपका, जे कैपिटल ई से दिखाया जाता है आपका तुल्यांकीय भार। अच्छा, आयतन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, आपका वी से दिखाते हैं, नॉर्मलता को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या इस जो आपका ग्राम विलेय के ग्राम तुल्यांक है, क्या इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आपका। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, क्या कैपिटल एन बराबर होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन टी, हमने आयतन को क्या माना वी। एक फार्मूला आपका सेकंड जे बना, सेकंड नंबर फार्मूला क्या आपका जे है आपका। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि हमारा जो बिलियन है वह बिलियन कैसा दिया हो आपका, बिलियन का आयतन किसमें हो आपका, यदि बिलियन का आयतन, आयतन किसमें हो आपका, एमएल में हो, मिलीलीटर में हो, एमएल में हो तो क्या करेंगे आप लोग, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा, नॉर्मलता बराबर बनेगा स्मॉल डब्ल्यू ई और क्या होगा वी इंटू क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट किया जाएगा आपका। तो यहाँ से हमारे कितने फार्मूले बन गए आपके, ये फार्मूला नंबर आपका थर्ड था। तो एक बार दोबारा समझ लेते इतने तक, इतनी चीजों को। हमने कहा कि नॉर्मलता की परिभाषा क्या होगी, तो क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में पाए जाने वाले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी वह बिलियन की क्या बनेगी आपकी, नॉर्मलता कहलाती है। मतलब क्या हुआ आपका, हमने कहा हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में क्या किया हमने, 1 लीटर का बिलियन तैयार कर लिया आपका। तो हमने जो 1 लीटर का बिलियन तैयार किया है, तो 1 लीटर के बिलियन में जो हमारे क्या पाए जाएंगे आपके, विलेय की जो ग्राम में तुल्यांकों की जो संख्या रहेगी वही क्या बन जाएगी आपके, बिलियन की नॉर्मलता बन जाती है आपकी। क्या बन जाती है आपकी, बिलियन की नॉर्मलता बन जाती है। अच्छा, हम कहेंगे नॉर्मलता को प्रदर्शित कैसे करेंगे आपका, तो कैपिटल एन से इसको क्या किया जाएगा आपका, प्रदर्शित किया जाएगा आपका। अब हम इससे बात करते हैं कि हमने आगे क्या देखा आपका, कि इससे संबंधित फार्मूले कितने हैं, तो इससे संबंधित अभी हमने 3 फार्मूला देखे आपके। पहला फार्मूला क्या था कि नॉर्मलता बराबर सीधे से क्या बन जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन में क्या रहेगा, बिलियन का आयतन। अगर हम कह रहे हैं बिलियन का आयतन को हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं आपका। अगर सवाल में विलेय के ग्राम तुल्यांक ना दिए जाए तो क्या करेंगे हम लोग, विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने पड़ते हैं हमें। तो उसका फार्मूला क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का क्या होगा, तुल्यांकी भार होता है। अच्छा, अगर हम कहेंगे इसकी वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे तो नया फॉर्मूला ना क्या बना, एन इक्वल बना डब्ल्यू अपॉन ई बी बन गया आपका। आगे अगर हम सवाल में ज्यादातर क्या होता है आपका, कि विलेय की जो मात्रा होती है, यानी विलेय का जो मात्रा हो तो ग्राम में रहेगा आपका, लेकिन आपका जो बिलियन की आयतन जो रहता है वो किसमें होता है आपका, एमएल में दे दिया जाता है। किसमें दिया जाता है आपका, एमएल में दिया जाता है। अगर एमएल में दिया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं आपका, उसकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं, क्या उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा आपका। तो इन 3 फार्मूलों की सहायता से क्या किया जाता है आपका, कि नॉर्मलता के सवाल लगाए जाते हैं आपके। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, क्या ई को हमने क्या था हमारा, ई हमारा विलेय का तुल्यांकी भार है आपका। तो आपका भी अब तुल्यांकी भार आपने पढ़ा नहीं है, तो तुल्यांकी भार की परिभाषा क्या होगी, कैसे निकालेंगे आपका। तो आज हम अभी देखेंगे कि तुल्यांकी भार किस प्रकार से हम किसी सवाल में ज्ञात कर सकते हैं आपका। चलिए हम बात करते हैं आगे कि तुल्यांकी भार हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, किसमें ज्ञात करेंगे। अम्ल के लिए तुल्यांकी भार निकाला जाता है, क्षार के लिए तुल्यांकी भार निकाला जाता है, और आपका किसके लिए, किसी भी लवण के लिए निकाला जाता है क्या, तुल्यांकी भार हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं आपका। चलिए देखते हैं, हमने कहा कि तुल्यांकी भार क्या करना, ज्ञात करना, ज्ञात करना। अच्छा, तुल्यांकीय भार जो हमें ज्ञात करना है, तो तुल्यांकीय भार होते कितने प्रकार हमने आपको बताया। पहला क्या होता है आपका,
अम्ल का तुल्यांकीय भार होता है आपका, अम्ल का तुल्यांकीय भार निकाला जाता है, तुल्यांकीय भार निकाला जाता है। दूसरा क्या होता है आपका, क्षार का तुल्यांकीय भार निकाला जाता है, किसका, क्षार का तुल्यांकीय भार निकाला जाता है। और तीसरा क्या हमारा, किसी भी लवण का आपका क्या करते हैं, लवण का तुल्यांकीय भार निकालते हैं, तुल्यांकीय भार आपका क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं आपका। तो हम बात करें कि सबसे पहले किसका, अम्ल का तुल्यांकीय भार हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या पहले अम्ल का तुल्यांकीय भार निकालेंगे या क्षार का तुल्यांकीय भार निकालेंगे, आपका लवण का तुल्यांकीय भार निकालेंगे, तब जाकर तुल्यांकीय भार को क्या करेंगे, नॉर्मलता का फॉर्मूला जो होता है, यानी कि हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा आपका, वो फॉर्मूला तुम्हारा क्या, एन बराबर क्या था आपका, एन इक्वल टू था आपका स्मॉल डब्ल्यू अपॉन ई वी इंटू 1000। इसमें आपको तब कर पाएंगे तब जाके सॉल्व कर पाएंगे, आपको सॉल्व हो पाएंगे आपका। कभी कभी सवालों में आपका तुल्यांकीय भार दिया जाता है, नहीं मोस्टली सवालों में क्या किया जाएगा, आपको निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके निकालते हैं आपका, हम निकालेंगे अम्ल का तुल्यांकीय भार। क्या निकालते हैं हम का, अम्ल का तुल्यांकीय भार निकालना सीखते हैं। तो अम्ल का तुल्यांकीय भार बराबर होता क्या है आपका, अम्ल का तुल्यांकीय भार बराबर होता है क्या, अम्ल का अणुभार, अणुभार बटे क्या होगा आपका, बटे होता है आपका अम्ल की क्षारकता, क्या होती है आपकी, अम्ल की क्षारकता। तो ये आपका क्या है, आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूले के साथ क्या किया जाएगा, अम्ल का तुल्यांकीय भार हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं आपका। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर जैसे आपका 1 है, क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। कैसे हम देखेंगे आपका, अगर हमने कहा आपका कि जैसे हमारा एक H2SO4 क्या है आपका, एक अम्ल है, तो अम्ल का अगर हमें क्या निकालना है, तुल्यांकीय भार निकालना था, कैसे ज्ञात करेंगे। तो तुल्यांकीय भार का फॉर्मूला क्या होता है आपका, A इक्वल टू होता है M अपॉन N। अणुभार को हम लोग क्षारकता पे क्या कहते हैं, N दिखा सकते हैं, और आपका इसको क्या M से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करने के लिए पहले M और N के वैल्यू हमको ज्ञात होना चाहिए आपका। तो हम कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए M यानी अणुभार कितना होगा आपका, तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके, 2 लगे आपके। सल्फर का एक कितना होता है आपका, क्या होता है आपका 32। ऑक्सीजन का एक कितना होता है आपका 16, कितने लगे आपके, 4 लगे हुए हैं। तो इसका साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना होगा 32, यहाँ कितना 16 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा आपका। और इसको अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, टोटल 98 बनेगा। कितना बनेगा आपका 98। ये तो हमें पता चल गया कि हाँ आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होता है आपका 98 होता है आपका। अगर आगे बात करेंगे कि एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एन की वैल्यू ऐसे निकलती है कि अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कराते हैं आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल को जब जल में आयनीकृत किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग क्या करते हैं, जब जल में आयनीकृत करेंगे तो वह कितने H+ आयन देगा आपका। कोई अम्ल अगर जल में जितने H+ आयन मुक्त करता है उसकी क्या कहलाती है आपकी, उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे हमने कहा यहाँ पर H+ आयन बनेगा और साथ में क्या बनेगा SO4-2 बनेगा आपका। तो अगर आप देखोगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, आयनीकृत होने पर 2 कितने H+ निकलेंगे आपको, 2 H+ निकलेंगे। तो मुझे पता चला कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जब आयनीकरण कराया जाता है तो कितने H+ निकले आपके, 2 H+ निकले। तो N की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 2 हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर N और क्या है M की वैल्यू रखते हैं, तो M की वैल्यू कितनी है 98 आया आपका, और N की वैल्यू हमने कितने निकाला 2 निकाला। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 49 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 49। तो ये पता चल गया क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तुल्यांकीय भार है कितना होता है आपका 49 होता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसी प्रकार से हमने कहा अगर हम किसी और सेकंड नाम, जैसे हमने कहा नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे आपका क्या कि नाइट्रिक अम्ल का तुल्यांकीय भार कैसे निकाला जाएगा आपका। तो नाइट्रिक अम्ल भी क्या है HNO3 सूत्र होता है आपका। ठीक है, क्या होता है आपका HNO3 सूत्र होता है आपका। अगर हम कहेंगे HNO3 के लिए M की वैल्यू क्या होगी आपकी, M की वैल्यू हाइड्रोजन का 1 भार होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16। कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 3 मॉलिक्यूल लगे आपके। तो 3 का 1 का तो 1 ही रहेगा, 14 हो जाएगा आपका। और यहाँ कितना होगा 16 के कितना होता है 48 होगा आपका, 48 और आपका 4 क्या होगा 52, 52 10 62 और एक कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हमें M की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। M की वैल्यू क्या होती है आपकी, नाइट्रिक अम्ल का जब जल में आयनीकरण कराएंगे तो क्या होगा आपका, अब देखेंगे क्या
सिर्फ एक H+N बनता है और क्या होता है आपका नाइट्रेट आयन निकलता है, माइनस चार्ज रहता है इसमें। तो यानी इसमें कितने H+N बने आप तक? ओनली 1 बने। तो N बराबर कितनी हो जाएगी वैल्यू आपकी? 1 आएगी आपकी। जब N बराबर आपका 1 आएगा तो हमने क्या किया, E बराबर फार्मूला में रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका M अपॉन क्या हो जाएगा आपका N। उसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 63 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू कितना आएगा आपका 63 हो जाएगा आपका। तो नाइट्रिक अम्ल का जो हमारा क्या है तुल्यांकी भार हो कितना आएगा आपका 63 आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगर हम निकालें आपका किसका एसिटिक एसिड में निकालते हैं, किसका निकालते हैं आपका, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किसका, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए बात करेंगे तो हमारा देखते हैं कितना होता है आपका एसिटिक अम्ल क्या सूत्र होता है आपका CH3COOH। ये क्या हमारा एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के लिए इसके अणुभार की बात करेंगे यानी N की वैल्यू बात करेंगे तो कार्बन कितने लगे आपके 2, एक कार्बन भार कितना होता है आपका 12 होता है और कितने लगे आपका 2 लगे, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे आपका, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1 होता। कितने हाइड्रोजन लगे आपको 4 हाइड्रोजन लगे हैं और प्लस में क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन कितने लगे आपके, एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, 2 लगे हुए हैं तो आपको 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 24 हो जाएगा आपका, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा आपका। और क्या करते हैं 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा आपका। तो 32 और क्या नाम ये कितना हो जाएगा आपका 36 और आप 24 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, कितना 60 हो जाएगा आपका। हमको क्या मिल गया पहले एन की वैल्यू मिल गई। अगर एन की वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना है एसिटिक एसिड का क्या करना है आयनीकृत करना है। एसिटिक एसिड को जब हम लोग आयनीकृत करते हैं तो हमको क्या मिलता है आपका, ये मिलता है CH3COO नेगेटिव एसिडिक आयन निकलता है आपका। और H+N कितने बनते हैं आपका एक H+ आयन बनता है, यानी यहाँ पे भी क्या एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी आपकी। अगर एन की वैल्यू 1 आई है तो हम क्या करेंगे हमें क्या निकालना E निकालना, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका M अपॉन N होता है। हम यहाँ क्या करेंगे उसकी वैल्यू रखेंगे आपका, जब उसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा M की वैल्यू 60 है, N की वैल्यू 1 है, आपका तुल्यांकी भार इसका कितना आ जाएगा आपका 60 ही निकल के आएगा आपका। आई होप आप इस प्रकार से क्या जो अम्ल है अम्ल का तुल्यांकी भार हम क्या करते हैं ज्ञात करना आ गया होगा आपका। आगे बात करते हैं क्षार का तुल्यांकी भार क्या होता है आपका, ठीक है। अब क्षार का तुल्यांकी भार भी अम्ल के तुल्यांकी भार के क्या रहता है आपका समान रहता है आपका, फॉर्मूला भी आपका सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहता आपका। बस आपको ध्यान रखना है अगर हम कह रहे हैं कि क्या क्षार का तुल्यांकी भार आपको निकालना है तो क्या हो फार्मूला बन जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा क्षार का अणु भार आ जाता है आपका और क्या हो जाएगा अगर क्षार है तो उसकी क्या देखी जाती है आपकी क्षार की अम्लता देखते हैं, क्या देखते हैं आपका अम्लता चेक करते हैं। इसको भी कैसे दिखाते हैं स्मॉल n से, अणु भार को हम लोग m से ही दिखाया जाता है आपका। तो हमें ये पता चला कि अगर क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो तुल्यांकी भार के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमें आपका क्षार का अणुभार अपॉन क्षार का अम्लता होती है आपकी, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं कि एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। जैसे हमने कहा आपका NaOH है, NaOH क्या आपका एक प्रबल क्षार होता है आपका। तो NaOH का अणुभार आपको पहले M निकालना होगा, तो M इसका कितना होगा सोडियम का भार कितना होता है 23, एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है आपका 16 होता है आपका, हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1 होता है, कितना होता है आपका 1 होता है। अगर इसको टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 23 1 24 हो जाएगा, 24 और 16 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा आपका। अच्छा इसके n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो सेम इसका भी क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो क्षार है उस क्षार को जल में आयनीकृत करने पर कितने हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं आपका। तो अगर हम देखें NaOH का तो NaOH को जो हम लोग क्या करेंगे आयनीकृत करते हैं तो एक Na+ बनता है और साथ में क्या बनता है OH- बनता है आपका। तो यहाँ OH की संख्या टोटल कितनी है आपके भी इसमें 1 है। अगर OH की संख्या 1 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी आपकी। हमें निकालना क्या आपका क्षारकता निकालनी है, तुल्यांकी भार निकालना क्षार का। तो क्या रखेंगे यहाँ अणुभार आपका 40 था, इसके वैल्यू 1 है तो कितना आएगा आपका इसके तुल्यांकी भार कितना आएगा आपका 40 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो NaOH है उसका तुल्यांकी भार कितना आपका 40 निकल के आया आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 को चेक करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे हमने कहा आपसे क्या कि हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है आपका, ठीक CaOH का होल ट्वाइस। अगर हम कहेंगे इसके लिए m की वैल्यू आप निकालोगे तो कैल्शियम का भार कितना होता है 40 होता है। अच्छा जो पूरा होल ट्वाइस है तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई पूरे अंदर होता है, इसका ऑप्शन कितना होता है 16, इसका कितना होगा आपका हाइड्रोजन का 1 होता है आपका, तो यहाँ से कितना बनेगा आपका जी 40, यहाँ 17 और 17 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34
और यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 74 हमारा क्या निकला आपका, 74 हमारा इसका अणुभार निकला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, जल में आयनीकृत करेंगे, आपका क्या करेंगे, CaOH के होल ट्वाइस को क्या करना है हमें, आयनीकृत करना है। जब हम इसको आयनीकृत करेंगे तो क्या देखेंगे आपका, यहाँ पे कैल्शियम कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज बनेगा आपका, और आपका OH पे कितना चार्ज आएगा आपका माइनस, लेकिन कितने मॉलिक्यूल बनेंगे आपको, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हमको ये पता चला यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। हम क्या करेंगे, M का मान हमारा कितना निकला, 74 अपॉन N की वैल्यू कितनी निकली आपकी, 2 निकली। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 37। हमको यहाँ से क्या पता चला आपका, जो हमारा क्षार है कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका तुल्यांक भार कितना निकला आपका, 37 निकला आपका। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, लवण का तुल्यांक भार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है आपका, किसका, लवण का तुल्यांक भार हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आपका। इसके लिए भी सेम आपका ऐसे ही फार्मूला होता है, लेकिन आपको अच्छी ध्यान रखना है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है किसी लवण को फॉर्मेशन करने में। जैसे हमने कहा लवण का तुल्यांक भार के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यह बनता है आपका लवण का अणुभार आ जाना चाहिए आपको, अणुभार अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, लवण को बनाने में प्रयोग किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ये हमें रखना पड़ता है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूले के द्वारा क्या किया जाएगा आपका, किसी भी लवण का तुल्यांक भार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल को थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कहा, जैसे आपका Na2CO3 है आपका, सोडियम क्या है आपका, कार्बोनेट है आपका। तो सोडियम कार्बोनेट में क्या निकालना, तुल्यांक भार निकालना, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार निकालेंगे, पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा आपका। यानी हम इसके लिए क्या निकालेंगे, M की वैल्यू निकालेंगे। जब हम इसकी M की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, सोडियम का भार कितना होता है आपका 23, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके, 2 मॉलिक्यूल लगे आपके। तो इसके साथ क्या हो जाएगा आपका, कार्बन का भार कितना होता है, 1 का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, कितने ऑक्सीजन लगे आपके 3 लगे, तो 3 को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करा देंगे आपको। तो अगर आप देखेंगे 23 दूनी कितना होता है आपका 46, यहाँ से आपका 12 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 16 या 48 हो जाएगा आपका। अब इस सबको फर्दर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 48 और 2 50, 50 10 60, कितना हो जाएगा आपका 106 हो जाएगा। कितना होगा आपका 106, इसका अणुभार निकल के आया। अगर इसका अणुभार आपका 6 निकल के आया तो हमें N की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो N की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आयनीकृत करना पड़ेगा। तो आप एक चीज देखोगे कि Na2CO3 का जब हम लोग क्या करेंगे, आयनीकरण कराएंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से Na+ तो बनता है और आपका क्या बनेगा CO3 पे कितना चार्ज आता है, -2 चार्ज आता है आपका। तो यहाँ Na की कितनी वैल्यू निकली आपकी +2। हमको जो पता है कि एक सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। यहाँ सोडियम कितने मॉलिक्यूल है आपके, 2 मॉलिक्यूल है। तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। इस प्रकार मुझे पता चला कि यह आपस में क्रिया करेंगे तो Na2CO3 जो बन रहा है उसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, यानी N की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ आपके। कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ आपका, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, अगर यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का अणुभार कितना आया आपका 106 आया। अगर हम कहेंगे आपका इसकी N की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 आई, तो इसको हम पूरा फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा आपका यहाँ पे 53 आ गया। कितना जाएगा आपका 53 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमें जो हमारा सोडियम कार्बोनेट एक लवण था उसका हमने क्या कर लिया, आपका तुल्यांक भार ज्ञात कर लिया। तो हमने अभी क्या सीखा, अम्ल का तुल्यांक भार निकालना, क्षार का तुल्यांक भार निकालना और लवण का तुल्यांक भार हमने निकालना क्या किया, सीखा है आपका। तो ये हमारे अभी कौन सा फार्मूला हो गया, आपके नॉर्मलता से संबंधित फार्मूला हमने क्या किया, डिस्कस किया। अभी एक फार्मूले और है, उस फार्मूले को और देख लेते हैं आपका। उस फार्मूले के बाद क्या करेंगे, हम वीडियो का अंत करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके जो पेपर में आए हुए हैं उन प्रश्नों को क्या करेंगे, डिस्कस करना चालू करेंगे आप। तो आगे है आपका तनुता समीकरण, इसके संबंधित आता है, क्या आता है आपका तनुता समीकरण आता है एक आपका, इसका क्या आता है आपका तनुता समीकरण। अच्छा, तंत्र समीकरण होता क्या है आपका, उसको समझते हैं। पहले हमने कहा हमारे पास एक पात्र था, इस पात्र में क्या आपका कोई आपका एक विलयन बनाया गया आपका। अगर एक विलयन बना है तो इसमें क्या होगी, उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, हमने माना आयतन V1 है। अच्छा, उसमें क्या होगा, उसका कुछ आप नॉर्मलता होगी आपकी, जैसे N1 उसकी क्या थी, नॉर्मलता थी।
हमने क्या किया, इसके आयतन में परिवर्तन किया। हमने क्या किया, या तो हम इसको क्या करें, गर्म कर दें तो आयतन कम हो जाएगा, या हम क्या कर दें आपका इसमें कोई अदर मिलाट मिला देंगे तो क्या होगा, इसका नॉर्मलता चेंज हो जाएगी आपकी। तो नॉर्मलता, किसी चीज को मिलाने पर नॉर्मलता में जो परिवर्तन आया वो कैसा होगा, या आयतन में परिवर्तन क्या आएगा, आयतन परिवर्तन होकर B2 हो गया, हमारा नॉर्मलता परिवर्तन N2 हो गया आपका। तो इन दोनों को आपस में संबंध जो दिखाएगा वह कौन सा समीकरण कहलाता है, आपका तन्यता समीकरण कहलाता है। इसको कैसे निकाला जाता है, इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध होता है N1V1 इक्वल टू क्या होगा आपका N2B2 होता है आपका, ये होता है आपका, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, तन्यता समीकरण से संबंधित प्रदर्शित हो गया आपका। अच्छा, दूसरी चीज क्या है आपका, यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है। अगर हमने कहा कि नॉर्मल विलयन क्या होता है, हमने क्या कहा आपका, नॉर्मल विलयन कुछ विशेष है, विलयन किसे कहा जाए, हम यहाँ बात करेंगे नॉर्मल विलयन, उसे कहा जाएगा कि जब विलयन की नॉर्मलता कितनी हो, जब विलयन की नॉर्मलता कितनी हो, एक हो। ये विलयन की नॉर्मलता कितनी होती है आपका, एक होते से क्या कहा जाएगा, नॉर्मल विलयन। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, 1n से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका, किससे किया जाएगा आपका, 1n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका बहुत ज्यादा यूज सवाल नहीं किया जाता आपका। तो आपको बताना है कि आज वीडियो आपको कैसे लगी। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे की जो वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।